बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने तीसरा जो फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को डिस्कस करना है। सबसे पहले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो कॉमन नेम है इनको फ्लैट वर्म भी कहा जाता है, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो मतलब है फ्लैट वर्म। अच्छा, फ्लैट वर्म कहते किसको हैं? सबसे पहले जैसे मैं कहता हूँ कि एक आपके पास बॉटल है, अगर आप उसको प्रेस कर दें, आप उसको क्या कर दें, प्रेस कर दें, तो आप उसके बारे में एक टर्म इस्तेमाल करेंगे कि ये जो बोतल है ये फ्लैट हो गई। ये क्या हो गई? फ्लैट हो गई। तो इसी तरह इनके जो ऊपर और नीचे वाली सरफेस के दरमियान गैप नहीं होते, जैसे एक बोतल के अंदर गैप होता है, स्पेस होती है, जब तक वो स्पेस है आप उस सरफेस उस बोतल के लिए फ्लैट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब उसको प्रेस कर दिया गया तो अब उसके लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? ये बोतल है ये फ्लैट हो गई है। तो यहाँ भी ये समझ लें कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो ऊपर वाली सरफेस जिसको डॉर्सल और नीचे वाली जो सरफेस है उनको वेंट्रल कहा जाता है, वो आपस में मिली होती है, यानी दरमियान में कोई कैविटी वगैरह नहीं होती। तो इस वजह से इनको डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस होने की वजह से कि ये डॉर्सल और वेंट्रल साइड कंप्रेस है तो इनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। तो बाद दफ़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उनके मेंबर को फ्लैट वर्म्स क्यों कहा जाता है? तो पहली चीज़, प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो मतलब है वो फ्लैट वर्म्स है बिकॉज देयर बॉडी इज सॉफ्ट। एक तो इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है एंड डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, ठीक है। तो उनकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस आपस में कंप्रेस होती है, पिचकी हुई होती है। उसके बाद इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इससे ऑनवर्ड जितने भी हम फाइलम पढ़ेंगे वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स बनती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। पिछला जो फाइलम हमने पढ़ा था वो डिप्लोब्लास्टिक था, उसमें 2 लेयर बनती थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसमें एक्टो और एंडो के दरमियान एक तीसरी लेयर भी बनेगी जिसको मेसोडर्म कहा जाएगा। देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ थर्ड लेयर जिसको मेसोडर्म कहा जाता है विच सेपरेट एक्टोडर्म फ्रॉम एंडोडर्म, जो एक्टोडर्म को एंडोडर्म से सेपरेट करती है। अच्छा, उसके बाद सिमेट्री की बात करें तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री हमने बड़ी डिटेल में, ये दूसरा आर्टिकल था, आई थिंक दूसरा लेक्चर था, उसमें डिस्कस की थी। तो बायलेटरल सिमेट्री उस सिमेट्री को कहा जाता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक लाइन के जरिए से 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होता है, यानी वो लाइन ऑर्गेनिज्म को 2 साइड में डिवाइड करती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो लेटरल साइड वाली सरफेस को कहा जाता है बाई 2। तो जिसकी 2 साइड्स हों तो वो बायलेटरल सिमेट्री कहलाते हैं। और इनकी बॉडी यूजुअली आप कह सकते हैं ज़्यादातर केसेस में अनसेगमेंटेड होती है कि दरमियान में छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते। क्योंकि अगला जो फाइलम हम पढ़ेंगे तो अगला एनिलिडा, उसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं सेगमेंट होते हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये कह दिया कि यहाँ ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो अनसेगमेंटेड है कि उनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट नहीं है, बॉडी कैविटी इनमें नहीं होती है और इसी वजह से इनकी ऊपर और नीचे वाली सरफेस आपस में मिली होती है। और यही वजह है चूँकि इनमें बॉडी कैविटी नहीं बनती तो इनको एसिलोमेट कहा जाता है, यानी ऐसे एनिमल जो विदाउट बॉडी कैविटी हो, क्योंकि सिलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को, और जिन एनिमल में बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती वो एसिलोमेट बन जाएंगे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इनका जो लाइफस्टाइल है ज़्यादातर मेंबर इनके पैरासाइट की शक्ल में है, यानी विद फ्यू एक्सेप्शन, सिर्फ चंद एक के अलावा दीज आर पैरासाइट। ये ज़्यादातर एंडो पैरासाइट हैं, यानी लिव इनसाइड द होस्ट, वो होस्ट के अंदर रहेंगे। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो पैरासाइटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं उनकी टीनिया सोलियम, जिसका उर्फ आम में टेपवर्म कहा जाता है, फिशोला हेपेटिका, इसका कॉमन नेम लिवर फ्लूक है, शिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक है। आगे इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल है, इनको फिर वहीं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ एग्जांपल के हवाले से याद रखेंगे। तो दीज पैरासाइट आर मोर कॉमन इन ट्रोपिक्स, तो ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में कॉमन है। ट्रॉपिकल रीजन वो इलाके होते हैं जहाँ थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जो इक्वेटर के साथ साथ वाले इलाके होते हैं, जैसे ये ज़मीन है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के साथ साथ जो इलाके हैं वो आमतौर पर ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। और चूँकि ये पैरासाइट है तो इनमें से कुछ बीमारियाँ काज करेंगे, कुछ ज़्यादा खतरनाक बीमारी काज करते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ मेंबर फ्री लिविंग है, इनकी तादाद ज़्यादा है पैरासाइट की, और फ्री लिविंग यानी वो किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म या होस्ट वगैरह के साथ अटैच नहीं होंगे। ए फ्यू स्पीशी आर फ्री लिविंग एंड फाउंड इन फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में ये रहती हैं, यानी फ्रेश वाटर से क्या मुराद है? दरियाओं का, नहरों का, नदियों का पानी। डुगेजिया प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइट नहीं है बल्कि ये फ्री लिविंग है। अच्छा, साइज़ की बात करें तो फ्यू mm
से स्टार्ट होता है, जैसे प्लेनेरिया का तकरीबन 10 mm के करीब साइज़ होता है, और बाद दफ़ा ये बहुत लंबे भी होते हैं, सेवरल मीटर, जैसे टेप वो आमतौर पे पेट के कीड़े इनको के नाम से ये मशहूर होते हैं, तो ये काफ़ी लंबे भी हो सकते हैं। टेप वर्म का पूरा लाइफ साइकिल है इस आपके टॉपिक के अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थेस के एंड पे, तो उसको वहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब यहाँ 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म है, फ्री लिविंग और पैरासाइट। जितने भी हम ज़्यादातर करैक्टर को डिस्कस करेंगे तो उनमें हम दोनों के करैक्टर को बताएंगे। फ्री लिविंग में ये चीज़ इस तरह की है और आपके पैरासाइट में ये चीज़ इस तरह की है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो सब में एक जैसे होते हैं। जैसे सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक है। अब देखो, ये सैक का वर्ड काफ़ी दफ़ा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस्तेमाल किया है। तो सैक लाइक वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो सिर्फ एक माउथ रखता है, उस माउथ के ज़रिए से इंजेशन वो खुराक को निकलता है और इजेशन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लेनेरिया के लिहाज से ज़्यादातर इस अपने फाइलम को डिस्कस करेंगे, तो प्लेनेरिया में एक ही माउथ होता है, ठीक है। उसके बाद जो ही माउथ आगे इंटेस्टाइन में ओपन होता है तो इंटेस्टाइन में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, और इतनी ब्रांचेज होती हैं कि वो बॉडी के हर हिस्से तक खुराक को डायरेक्टली पहुंचा देती है। यहाँ ब्लड के जरिए से खुराक नहीं जाती, बल्कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की इतनी ज़्यादा शाखें होती हैं कि हर सेल तक डाइजेस्टिव सिस्टम से मटेरियल डायरेक्टली टिश्यू तक पहुंच जाता है। और ये जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो डिफिजन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मटेरियल ज़्यादा होगा, टिश्यू में कम होगा, तो ऑटोमेटिकली वो टिश्यू की तरफ मूव करके चला जाएगा। तो ब्रांचिंग पहली है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही माउथ है, और दूसरा कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ब्रांच है कि हर सेल तक फूड को खुद ही पहुंचा देता है। अच्छा, पैरासाइटिक में डाइजेस्टिव सिस्टम या पुअरली डेवलप होगा या फिर मे बी एब्सेंट होगा। सबसे पहले डाइजेशन का मकसद क्या है? हम जो खुराक खाते हैं प्रोटीन उसमें होती है, हम जो खुराक खाते हैं पॉलीसेकेराइड उसमें होते हैं, हम जो खुराक खाते हैं लिपिड उसमें होते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड या सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, और लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट करना। अब पैरासाइटिक जो है वो होस्ट से अमाइनो एसिड ले लेते हैं, होस्ट से ही मोनोसेकेराइड ले लेते हैं, होस्ट से ही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ले लेते हैं। अब इनको डाइजेशन की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, यानी जिस तरह बॉडी ने मालिक्यूल को इस्तेमाल करना है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि उन शक्लों में मालिक्यूल को कन्वर्ट करना, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे सेल अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन को इस्तेमाल नहीं करते। जो हमने खाई है डायरेक्टली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे सारे रिएक्शन ही प्रोटीन की शक्ल में होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो हमने प्रोटीन खाई है वो डायरेक्टली जाके हमारी बॉडी में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि वो अमीनो एसिड की शक्ल में इस्तेमाल होती। तो इस वजह से जो पैरासाइटिक होते हैं उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, या है तो माइनर सी है। तो इस वजह से इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, और ये डिपेंडेंट होते हैं होस्ट के ऊपर। इस वजह से इनको कहा जाता है कि अगर इनको होस्ट ना मिले ना तो ऑटोमेटिकली इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, बाद ऐसे हैं जो ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, मे बी एब्सेंट, जैसे टे फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, वो टोटली डिपेंड करता है होस्ट के ऊपर। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका अगर हम प्लेनेरिया के लिहाज से ही डिस्कस करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी बहुत सारी नालियाँ होती हैं। बहुत सारी क्या होती हैं? नालियाँ होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ बाहर से अंदर की तरफ हमारे पास प्लेनेरिया की जो बॉडी है उसके साइड पे पोर्स होते हैं जिनसे वेस्ट मटेरियल, अब ये पोर्स कनेक्टेड होते हैं एक बड़ी सी नाली के साथ, एक बड़ी सी नाली के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक हो गया। अब ये बड़ी सी जो नाली है आगे फिर ये छोटी छोटी नालियों के साथ कनेक्टेड होती है, और ये बहुत ज़्यादा ब्रांच होती है। यहाँ तो मैं थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस ड्रा की हैं। तो ट्यूब्यूल, आगे फर्दर वो छोटी नाली है। अच्छा, जो बहुत ही ज़्यादा छोटी नाली हैं जो टिश्यू तक पहुँचती हैं, उनके एंड पर बल्ब की तरह के, ऐसे बल्ब की तरह के सेल होते हैं, और उनके ऊपर सीलिया लगे होते हैं, और जब ये सीलिया मूव करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे शोला जल रहा है, बल्ब जल रहा है। तो इस वजह से इनका नाम फ्लेम सेल्स रखा गया। अब होता क्या है? फ्लेम सेल मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। फ्लेम सेल जो अपने साथ छोटी छोटी नालियाँ अटैच होती हैं उनमें डालता है, उससे बड़ी नाली में आते हैं और बड़ी नाली से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है, कि वो मटेरियल को बाहर निकालने की सलाहियत रखता है प्रॉपरली।
तो ये लिखा हुआ है कि अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, ये भी ब्रांचिंग है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रांचिंग होता है, ये भी ब्रांचिंग है, और वो छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइडेड है, और जो ट्यूब के एंड हैं वो बल्ब सेल पर मुश्तमिल है, और बल्ब सेल में के ऊपर चूंकि सीलिया लगे होते हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो ऐसे लगता है जैसे शोला जल रहा है, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, फ्लेम सेल्स कहा जाता है। इसी तरह इनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी वेल डिवेल्प है। नर्वस सिस्टम क्या है, वो भी वेल डिवेल्प है। उसका क्या मतलब है, सबसे पहले यह दो टर्म इस्तेमाल होंगी, गैंग्लिया और नर्व्स। अब ये क्या है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जो न्यूरॉन होते हैं उनमें दो बड़ी चीज़ें होती हैं। दरमियान में एक न्यूरॉन का मेजर पोर्शन होता है, इसको सेल बॉडी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सेल बॉडी कहा जाता है। और फिर सेल बॉडी से धागे निकलते हैं, इनको फाइबर्स, न्यूरल फाइबर्स कहा जाता है, न्यूरल फाइबर्स। अब ये न्यूरल फाइबर दो तरह के हैं, कुछ मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं, कुछ सेल बॉडी से अवे लेके जाते हैं। जो सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं उनको डेंड्रॉइड या डेंड्रोन कहा जाता है, और जो सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं उनको एक्सोन कहा जाता है। अगर हमारे बॉडी में या प्लेनेरिया की बॉडी में कोई ऐसी जगह हो जहां काफी सारे न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठी हो जाए, उनको गैंग्लिया कहा जाता है। उनको क्या कहा जाए, तो गैंग्लिया आर द क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, कि ये सेल बॉडी का गुच्छा है। अच्छा, नर्व्स किसको कहते हैं, ये जो न्यूरल फाइबर है, चाहे वो एक्सोन हो चाहे वो डेंड्रॉइड हो, तो इनका अगर ग्रुप बन जाए, एक जगह है वहाँ एक्सोन का ग्रुप बना हुआ है, डेंड्रॉइड का ग्रुप बना हुआ है, या एक्सोन डेंड्रॉइड का मिक्स ग्रुप बना हुआ है, तो उसको नर्व कहा जाएगा। तो इनमें क्या होते हैं कि इनके जैसे इंटीरियर एंड पर इनके गैंग्लिया होते हैं जो इनके ब्रेन का काम करते हैं, और उससे नर्व्स निकलती हैं। अब दो चीजें समझनी, गैंग्लिया दे आर द क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी का गुच्छा है। नर्व्स दे आर द क्लस्टर ऑफ न्यूरल फाइबर से मुराद एक्सोन और डेंड्रॉइड। तो बहरहाल ये पूरी बॉडी से मैसेज को रिसीव भी करेंगे और एक्शन बना के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो अगर किसी जगह ये काम हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं दे हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल CNS। तो इनके कुछ गैंग्लिया और कुछ नर्व्स ये CNS का काम करते हैं कि जो पूरे बॉडी के कोऑर्डिनेशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो इस वजह से कहा जाता है जिसमें CNS, जिस एनिमल में भी CNS मौजूद होगा वो कहा जाएगा इट हैज़ वेल डिवेल्प्ड नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंस ऑर्गन्स, तो इनके एंटीरियर एंड पर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का मतलब क्या है, पहले आप लोगों ने ये समझ, जैसे हमारा जो नाक है ये सेंस ऑर्गन है, स्मेल को सेंस करते हैं। हमारी जो जुबान है वो टेस्ट को सेंस करती है, हमारी जो आंखें वो लाइट को सेंस करती है, हमारी जो कान है वो साउंड को सेंस करते हैं। अब इनमें ऐसे ऑर्गन तो है नहीं जैसे नोज स्मेल को, इसी तरह हम कह सकते हैं आइज लाइट को। हाँ, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर जो किसी चेंज को डिटेक्ट कर रहे होते हैं वो उसको रिसेप्टर कहा जाता है। जैसे अगर लाइट में कोई चेंजेस आ रही है, हमारी आंखें उसको डिटेक्ट करती है, भाई अंधेरा आ गया, रोशनी आ गई, हमारी आंखें उसको डिटेक्ट कर रही होती है। आवाज़ के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो कान के अंदर रिसेप्टर होते हैं, वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इनके पास सेंस ऑर्गन कुछ रिसेप्टर्स की शक्ल में होते हैं जो केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, जो कुछ आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट वगैरह को डिटेक्ट करते हैं। तो और इनको सेंस ऑर्गन का, और ये यूजुअली कहाँ मौजूद होते हैं, एट द एंटीरियर एंड, जहाँ इनका ब्रेन मौजूद है। और ब्रेन मैंने बताया हमारी जैसा नहीं है, बल्कि इनका गैंग्लिया की शक्ल में ब्रेन है। हमारा तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन का मजमूआ है ना ब्रेन, जिसमें अरबों खरबों न्यूरॉन पैक होकर पूरा ज़बरदस्त किस्म का नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो पैरासाइटिक तो होस्ट से खुराक लेंगे, जो फ्री लिविंग है वो छोटे छोटे एनिमल से खुराक लेंगे या गले सड़े जो एनिमल की बॉडीज़ हैं उनको खाएंगे। लोकोमोशन की बात करें, अगेन दो तरह की हैं, फ्री लिविंग, ये मोटाइल हैं, और आम तौर पे जैसे हम प्लेनेरिया की बात करें तो उनकी नीचे वाली सरफेस पे सीलिया होते हैं और वो सीलिया से स्विमिंग का काम लेता है, तो इस तरह वो मूव करता है। हाँ, जो पैरासाइटिक है उन्होंने एक जगह चिपक जाना है बॉडी से और वहीं से खुराक लेनी है, तो इस वजह से इनको ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत है नहीं। तो इनके इसी वजह से इनके जो मसल्स वगैरह वो डीजनरेटेड होते हैं और ये ज़्यादा मूव नहीं करते, तो मूवमेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, उनकी मूवमेंट महदूद होती है। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करें, दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल भी सेक्सुअल भी। तो आमतौर पर जो एसेक्सुअल है वो फिशन के ज़रिए से होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ प्लेनेरिया की, तो प्लेनेरिया बाज़ दफ़ा दरमियान से ना पिचकता है और दो हिस्से बन जाते हैं। अब जिस्म आधा आधा हो गया, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा बना लेते हैं और नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला बना लेते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म इससे डेवलप हो गया, एक इससे डेवलप हो गया, तो एक ही जगह दो हो गया।
तो इसको हम कहते हैं ये फिशन है। बाज़ दफ़ा में भी पॉसिबल है जो प्लेनेरिया है वो मल्टीपल फिशन करे, कि वो बहुत सारी जगह से टूटे और हर टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाए, तो इसको मल्टीपल फिशन कहेंगे। तो एनिमल कंस्ट्रिक्ट इन द मिडल, आमतौर पे 1 से 2 बन रहे होते हैं कि उसमें एनिमल दरमियान से पिचकता है, 2 पीसेस बनते हैं और हर पीस अपना जो मिसिंग पार्ट है नीचे वाला ऊपर वाला बनाता है और ऊपर वाला नीचे। सेक्सुअल में ये हर्मेफ्रोडाइट है, और हर्मेफ्रोडाइट तो हमने पहले भी डिस्कस किया और पहले फाइलम में किया था। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब कि जिसके पास दोनों तरह के सेक्स हों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, तो इसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट। तो ये जितने भी हैं वो बाइसेक्सुअल हैं कि इनके पास दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। और जाहिर बात है जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा तो मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल है एग प्रोड्यूस करेगा, उनके मिलने से फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा और ऑटोमेटिकली अगली जो जनरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट के दौरान इनमें लार्वा भी बनता है। इनमें क्या बनता है? लार्वा। लार्वा एक डेवलपमेंटल स्टेज है, तो इसको काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी किया गया है अपने लेक्चर्स में। तो बहरहाल ये हमारे पास अभी जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का इंट्रोडक्शन था, उनकी करैक्टरिस्टिक थी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह उसकी जो एग्जांपल है और उसकी जो एडॉप्टेशन है, ये पैरासाइट जो इस ग्रुप में मौजूद हैं ज़्यादातर, तो उनके अंदर कुछ ऐसी एडॉप्टेशन है जिसकी वजह से वो पैरासाइटिकली बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।